Welcome back to Phi Mentor. This is your physics educator शेख मनिरुज्जमान। लास्ट क्लास में हमने क्या किए थे? लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। आज के क्लास में भी हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही कुछ टॉपिक भी पढ़ेंगे एक दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज हम एक प्रॉब्लम उठा लेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, जो चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसी चैप्टर के एक्सरसाइज से ये टॉपिक का ये क्वेश्चंस मैंने लिया है, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसी में से। तो इसमें ये क्वेश्चंस में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एट रूम टेम्परेचर दैट इज योर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. ये क्वेश्चंस क्या है बच्चों? बहुत बार आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें दिया जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पार्टिकुलरली लिया है। मैंने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया है या फिर जो भी कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उन सब क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो चलिए इसमें हमें पहले क्या क्या दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया है जो आपका कैपिटल R 100 ओम। उसके बाद आपका क्या कहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका दिया गया है 117। उसके बाद आपका कोफिशिएंट दिया गया है अल्फा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का, यह फार्मूला हमने पिछले लेक्चर्स में सीखे थे, तो हम इस फार्मूला को याद करके इस फार्मूला को यहाँ पर बिठा देंगे। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? चेंज इन टेम्परेचर जो है वो निकालना है हमें। तो चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा टी है हमें वो निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाता है? R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम इसको सिंपली डेल्टा टी को बाहर निकालेंगे। डेल्टा टी को बाहर निकालते ही क्या आ जाएगा आपका? ये R0 जो है यहाँ से इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका R0 से तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइड था तो यहाँ पर R अल्फा आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपली डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है? जो चेंज इन टेम्परेचर है किस चीज में, जो आपका एक्चुअल टेम्परेचर था उसके बाद जो रूम टेम्परेचर आया है उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही आपका आ जाता है डेल्टा टी। तो हम कैपिटल टी से उसको डिनोट करेंगे। तो हमें यही निकालने के लिए दिया है जो कैपिटल टी है, तो इससे हम माइनस करेंगे किसको? इस स्मॉल लेटर टी को जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। बाकी जो है यहाँ पर हम R0 का वैल्यू पुट करेंगे, R का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद R का वैल्यू और आपका अल्फा का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे। सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद हमें हमारा वैल्यू कितना निकल के आएगा? 17/0.017। तो इसको कैलकुलेशन करते ही हम यहाँ पर 1000 मिलेगा हमें, यहाँ पर इस साइड पे यहाँ पर -27 है तो इधर जाते ही ये +27 हो जाएगा, और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। आप सब क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पर करा रहा हूँ आप सब इसको एक बार पॉज करके सिंपली खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका इसी क्वेश्चन आपका साथ साथ मेरे साथ ही आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको दूसरी बार घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा आज हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है। इसमें टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ आपका करंट्स के हीटिंग इफेक्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है आपका AB जिसके रेजिस्टेंस आपका R है।
सो इसमें टोटल चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी क्या आ जाएगा, ये हमने जो पहले क्लास में कराया था Q इज इक्वल टू आई टी, वो फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो अगर वर्क डन करना है इसमें, तो वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम Q, मान लीजिए एक चार्ज है Q जो जिसका वर्क डन हमें A से लेकर B तक निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू क्यू वी। सो आपका यहाँ पर W यहाँ पर रह जाएगा, तो Q का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिखे आई टी, तो Q का जगह पर हम सिंपली आई टी लिखेंगे और V के जगह पर B रहेगा। तो V क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V के जगह पर हम आई आर लिखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। सो ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन। एंड ये वर्क डन क्या करते हैं, इसको एक हीट के तरह ये अपेयर करता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीट एनर्जी, जिसको हम एच से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिक वर्क डन करा गया है, ये इलेक्ट्रिक वर्क डन हीट की तरह अपेयर होता है, इसीलिए हम इसको एच से भी डिनोट करते हैं और इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीट एनर्जी भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारा इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाता है, पहले हमें उसका डेफिनेशन पढ़ना होगा, उसके बाद हम उसका पावर और यूनिट भी पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट, ये एक चीज का रेट है, किसका रेट है, एट व्हिच जिस रेट में एन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्स और कन्वर्ट एनर्जी। मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाएगा जिस रेट में, उसी रेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच एन इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रांसफर्ड और कन्वर्ट्स एनर्जी। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक पावर को हम P से लिखते हैं, ये क्या है, रेट है, तो किसमें, एट व्हिच द सर्किट ट्रांसफर और कन्वर्ट्स एनर्जी, एनर्जी का आपका W आ जाएगा। सो P इज इक्वल टू W बाई टी। हमने यहाँ पर W यहाँ पर क्या सीखा, हमें आई स्क्वायर आर टी, हमने अभी यहाँ पर सीखा W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो हम उसको यहाँ पर बिठा देंगे, उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से T आ जाएगा, ये T और ये T कैंसिल हो जाएगा, तो P क्या रह जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर P क्या है आपका पावर, तो पावर को हम सिंपली IV भी ले सकते हैं, तो P आपका ये रह गया। उसके बाद हम, क्योंकि V क्या है आपका, V आपका IR है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा। तो और I इज इक्वल टू क्या आ जाता है, V बाय आर, तो I के जगह पर हम लिखेंगे V बाय आर, तो V और V यहाँ पर V स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सिंपली R रह जाएगा, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर आर भी हम लिख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, इस इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट आपका हो जाता है वाट, जिसको हम जूल पर सेकेंड भी कहते हैं और हॉर्स पावर भी कहते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो अगर आपका कहीं भी किसी एग्जाम पे हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितना वाट होता है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे 746। ये मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में बहुत बार आ जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। अभी हम एक वाट सीखेंगे कि 1 वाट क्या होता है। 1 वाट का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, जब आप 1 जूल काम करेंगे किस पर, 1 सेकेंड के टाइम पर जब 1 जूल काम होता है थ्रू अ वायर, दैट इट इज कॉल्ड 1 वाट। मतलब एक वायर के बीच में अगर 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको हम कहेंगे 1 वाट। When 1 joule of work is done in 1 second through a wire, then it is called 1 watt. So watt सीख लिए, आप हमें किलोवाट भी सीखना होगा। So 1 किलोवाट आवर क्या है, it is the unit energy consumed equal to, so hour में क्या आ जाता है, hour में क्या आ जाता है आपका 60 सेकेंड, 60 into 60 मतलब 3600 ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 36 into 10 raised to the power 5 लिखा, क्योंकि आपका 1000 का यहाँ पर 3 zeros और यहाँ पर 2 zeros आके आपका 10 raised to the power 5 हो जाएगा। तो 1 किलोवाट को हम सिंपली इस तरह से इसको एक्सपांड कर लेंगे, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड 1 किलोवाट, फिर आपका यहाँ पर 36 10 raised to the power 5 वाट सेकेंड। तो इसमें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो ये अगर 3.6 लिख दिया तो यहाँ पर 10 एक पावर रेज हो जाएगा। सो इस पर पिछले यहाँ पर हमने 5 लिखे थे, तो यहाँ पर 6 लिखना होगा।
तो आपका 1 किलोवाट क्या आ जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सब जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सब को नोट डाउन करके रखेंगे और याद करिएगा आप ये सब, क्योंकि हमारा पावर क्या है W/T, सो हमारा W क्या हो जाएगा P×T, सो आपका ये P इंटू T W हो गया। सो W का आपका यूनिट क्या है जूल, और पावर का क्या है वाट, और टाइम का क्या है सेकेंड, तो जूल इजिकल टू क्या हो गया वाट इंटू सेकेंड आपका हो गया जूल। तो यहाँ पर 1 वाट और 1 किलोवाट आवर का हमने डेफिनेशन और सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आप सबको इस सब के ध्यान से कॉपी में नोट डाउन करना है और आपको याद रखना है ये सब। अभी हमारे पास ये दूसरा प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसमें प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, इसमें यह बोला गया है कि a bulb of 484 ohm is connected to 220 volt supply. What is the power of the bulb? अगर मान लीजिए कोई भी एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस आपका है 484 ओम, जो कनेक्ट है किसी एक पावर सप्लाई में जिसका पावर सप्लाई का वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट, तो इसका हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी दिया गया है आप वो लिख लीजिए। आपका रेजिस्टेंस दिया गया है, आपका करंट दिया गया है, तो हम ये लिख लिए। उसके बाद हमें पावर का फॉर्मूला सिंपली याद करना है। पावर का फॉर्मूला क्या है, P = I²R। तो I के जगह पर I का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद R के जगह पर R का वैल्यू पुट करेंगे, I² 220² इंटू 484। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 48400। उसके बाद 484 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाता है। उसके बाद ये आने पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस चीज को साइंटिफिक नोटेशन में इसको किलोवाट में हमने लिख लिया। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा एक क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप सब इसको साथ में प्रैक्टिस करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ए बल्ब ऑफ 100 वाट ऑपरेटिंग 6 आवर्स ए डे। मतलब एक बल्ब है जिसका पावर आपका 100 वाट है जो दिन में 6 घंटा ऑपरेट करता है। तो इसका एनर्जी कंज्यूम 7 दिन में इसका एनर्जी कितना कंज्यूम्ड होता है हमें वो निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है, पावर। तो पावर के लिए हमें P 100 वाट दिया गया है। तो पहले हमें पर डे का कंज्यूम निकालना होगा। पर डे एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाता है आपका, सिंपली इसको, क्योंकि ये 6 घंटा का ऑपरेट होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा 600 वाट आवर। उसके बाद हम इसको 7 दिन के लिए निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 7 दिन के लिए निकालने के लिए बोला गया है। तो फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 7 डेज। तो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 7 डे, 7 डेज में क्या हो जाएगा, इसमें जो 600 वाट आवर है इसमें से सिंपली 7 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 7 4 जार क्या होता है 42। उसके बाद ये 100 रह जाएगा, इसमें 100 किलोवाट। सो इसको सिंपली हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 4.2 किलोवाट आवर ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है ए 100 वाट एंड 500 वाट आर जॉइंट पैरेलल टू द सेम सप्लाई। एक 100 वाट का पावर और एक 500 वाट जो आपका जॉइंट किया गया है पैरेलली एक ही सप्लाई पर, तो कौन सा बल्ब ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा वो हमें यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। तो आपका यहाँ पर एक पावर क्या दिया गया है 100 वाट, दूसरी पावर आपका 500 वाट। तो इसको हम P1 मान लेंगे, इसको P2 मान लेंगे। तो P1 आपका हो जाता है 100 वाट, P2 हो जाता है आपका 500 वाट। हमारा फिर I1 क्या हो जाएगा P1/V और I2 क्या हो जाएगा P2/V। सो सिंपली आप देखिए यहाँ पर जो सेम सप्लाई का वोल्टेज बोला गया है, मतलब इसके लिए जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रह जाएगा। अगर वोल्टेज सेम रह जाता है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम ही है, मतलब यहाँ पर पावर से जो है वोल्टेज अगर मान लीजिए 1 हो गया तो यहाँ के लिए 100 आ जाएगा, इसके लिए अगर आ जाएगा तो 500। तो 500 करंट ज्यादा होता है। तो इसके लिए क्या होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक पावर के लिए करंट सप्लाई सेम है तो आपका 500 वाट जो है वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। इसीलिए हम इसको सिंपली एक ही लाइन पे लिखेंगे कि सिंस फॉर बोथ द इलेक्ट्रिक पावर देयर करंट सप्लाई इज सेम, सो
500 watt bulb will draw more current than 100 watt bulb। आपका हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको निकाल के आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद जो ज्यादा आएगा वैल्यू, उसी को हम यहाँ पर मान लेंगे कि उसका करंट ड्रॉ ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही था। अगले क्लास में इसमें हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो बाकी रह गए हमारे टॉपिक किर्चॉफ्स लॉ वो सब हम पढ़ेंगे। तो उन क्लासेस के लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल 5 मिनट को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब क्या हो जाएगा, आप जो नया अपडेट आएंगे हमारे चैनल में, कोई भी वीडियो आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लासेस का फायदा उठा सके और आपके साथ ही प्रैक्टिस कर सके। तो ऐसे और क्लासेस के लिए हमारे चैनल 5 मिनट से के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर में पढ़ते रहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलेंगे हम अगले क्लासेस में। थैंक यू सो मच।